नमस्कार दोस्तों, जैन की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। माफ़ी चाहेंगे, बीच में बहुत ज़्यादा दोस्तों व्यस्तता थी जिस कारण से समय नहीं मिल पा रहा था। इस बीच दोस्तों हमने उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा को लेकर एक विशेष सीरीज भी दोस्तों चलाई थी, जिसमें हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लगातार अपलोड कर रहे थे। जो छात्र इस सीरीज से जुड़े हुए थे उनके मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर आपने सीरीज क्यों बंद कर दी। उन छात्रों से मेरा ये कहना है कि दोस्तों मैंने ये सीरीज बंद नहीं किया, बस बीच में ब्रेक लिया था। अब दोबारा से इसको रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों सीरीज रहने वाली है। ये आपको सभी एग्जाम में मदद करेगी, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय, उत्तराखंड प्रवक्ता गणित, उत्तराखंड एलटी गणित, सभी जगह दोस्तों ये आपको मदद करने वाली है। कॉम्पैक्ट सीरीज दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए चला रहे हैं, तो बस आप लोगों के सहयोग की दोस्तों आवश्यकता है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के नए विज्ञापन के बारे में, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का विज्ञापन दोस्तों पहले यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों जारी किया गया था। इसमें कुल मिला के दोस्तों जो 613 पद हैं इनके लिए विज्ञापन जारी किया गया था यूकेपीएससी के द्वारा। विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन दोस्तों मांगे गए थे। बाद में 2 पद कम किए गए, 611 पदों के लिए दोस्तों ये आवेदन रह गया था। इसमें गणित के पद दोस्तों नाम मात्र के थे और ये ऊंट के मुंह में जीरा दोस्तों साबित हो रहे थे। और खासकर जो गणित के छात्र थे उनके लिए अन्याय था, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड में कई सारे विद्यालय हैं जहां पर गणित के शिक्षकों का एक तो वैसे ही अकाल पड़ा हुआ, और ऐसे में उत्तराखंड प्रवक्ता गणित में गणित के इतने पद कम रहेंगे तो इससे जो छात्र तैयारी करे थे उनकी उम्मीदों को दोस्तों बहुत बड़ा झटका था। अब दोस्तों नया विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि पुरानी भर्ती दोस्तों निरस्त हो चुकी है। उत्तराखंड प्रवक्ता सेवा नियमावली 2025 दोस्तों लागू हो चुकी है, जिसमें से स्क्रीनिंग एग्जाम को दोस्तों हटा दिया गया है। पहले दोस्तों आपका जो परीक्षा पैटर्न था वो 2 चरणों में हुआ करता था। पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, देन उसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी। लेकिन अब दोस्तों स्क्रीनिंग परीक्षा को हटा दिया गया है। अब केवल और केवल मुख्य परीक्षा दोस्तों आपकी होने वाली है। तो एक बहुत बढ़िया दोस्तों मौका निकल कर आ रहा है छात्रों के लिए। केवल और केवल आप दोस्तों एक एग्जाम देकर इस कठिन परीक्षा को दोस्तों क्रैक कर सकते हैं और उत्तराखंड में प्रवक्ता के रूप में, प्रवक्ता गणित के रूप में दोस्तों सेवाएं दे सकते हैं। बहुत दोस्तों एक सुनहरा मौका निकल कर आ रहा है। तो नए विज्ञापन में दोस्तों अब यहाँ पर संभावना बन रही है कि जो पदों की संख्या है दोस्तों वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई अभ्यर्थी हैं, साइंस के भी अभ्यर्थी हैं, वे लगातार दोस्तों सरकार से संपर्क में कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा भी दोस्तों आश्वासन दिया गया है कि जिन सब्जेक्ट्स में पदों की संख्या काफ़ी कम थी उन में पदों को दोस्तों बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस बीच जब ये विज्ञापन दोस्तों निकला था उसके बाद से काफ़ी सारे जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग की दोस्तों बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रवक्ता के पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त पाए गए हैं। तो उन पदों को भी दोस्तों इस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। तो खासकर जैसे गणित है, साइंस के सब्जेक्ट है, वहाँ पर दोस्तों पदों के बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका दोस्तों निकल कर आ रहा है। आज हम दोस्तों बात करेंगे नए विज्ञापन में बढ़ेंगे पद, क्या दोस्तों आपका सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो मुझसे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर क्या उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन संभव है, परीक्षा पैटर्न में क्या परिवर्तन संभव है, कैसे हम इसकी तैयारी करें, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए सो दैट कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो। एक बहुत बढ़िया मौका दोस्तों निकल कर आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूकेपीएससी के उस विज्ञापन के बारे में जो कि दोस्तों अभी फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। ये है उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2024 का दोस्तों विज्ञापन। विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 18 अक्टूबर 2024 और फिर इसके बाद 7 नवंबर 2024 तक ये जो आवेदन है वो आमंत्रित दोस्तों किए गए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि पदों की संख्या दोस्तों कितनी थी। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो सामान्य शाखा है इसमें कुल मिला के 550 पद दोस्तों यहाँ पर थे। और आप देख सकते हैं कि जो गणित के पदों की संख्या है दोस्तों वो नाम मात्र की थी, यानी कि मात्र 24 पद। यही हाल दोस्तों आपका रसायन शास्त्र में भी दोस्तों दिखाई देता है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि साइंस के पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों वहीं अगर मैं इसको महिला शाखा में दोस्तों लेके जाऊं तो महिला शाखा में भी दोस्तों काफ़ी कम पद थे। महिला शाखा में देखा जाए तो कुल मिला के 63 दोस्तों यहाँ पर पद थे और उसमें गणित के नाम मात्र दोस्तों पद थे 5। वहीं रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में भी देखा जाए तो काफ़ी दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या
कम दोस्तों दिखाई दे रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की दोस्तों तैयारी कर रहे छात्र हैं, तो उनके लिए ऊँट के मुँह में जीरा था, क्योंकि इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, बीएड करते हैं, फिर उसके बाद जब वो प्रवक्ता गणित की तैयारी करते हैं तो इतने कम पद यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो अब ऐसे में यही था कि क्या इन पदों की संख्या को दोस्तों बढ़ाया जाएगा। अब क्योंकि दोस्तों ये विज्ञापन दोस्तों निरस्त हो चुका है, ये कुल मिला के उस समय पर 613 पदों के लिए दोस्तों ये विज्ञापन निकला था, बाद में 2 पद कम करके दोस्तों फिर ये 611 पदों के लिए विज्ञापन रह गया था। और इसमें दोस्तों अगर परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो इसमें उस समय पर स्क्रीनिंग परीक्षा का दोस्तों प्रावधान था। एक बार इसका मैं आपको परीक्षा पैटर्न दिखा देता हूँ। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा का दोस्तों जो पैटर्न था, ये परीक्षा दोस्तों आपकी 2 चरणों में होने वाली थी, जिसमें कि आपका प्रथम चरण था। प्रथम चरण में दोस्तों सबसे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसमें आपसे शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते थे। और इसमें प्रश्नों की संख्या 150 थी, 150 अधिकतम अंक मिलते थे दोस्तों, यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों केवल अहर्कारी प्रकृति की होती थी। कहने का मतलब ये है कि जो लोग स्क्रीनिंग परीक्षा को में सफल होंगे, उन अभ्यर्थी को ही फिर इसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि लिखित परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की या मेंस एग्जाम आप कह सकते हैं, उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन जो स्क्रीनिंग परीक्षा के जो मार्क्स होते थे वो आगे जाके ऐड नहीं होते थे। कहने का मतलब है कि ये एक तरह का चरण था जिसको आप क्लियर करके नेक्स्ट चरण में पहुंचेंगे, और नेक्स्ट चरण के आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होता था। अब दोस्तों बात करेंगे जो द्वितीय चरण है दोस्तों, इसमें आपसे विषयवार लिखित परीक्षा दोस्तों होती है, जो कि अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप है। इसमें आपके जो भी आवेदित विषय है उसकी लिखित परीक्षा होनी थी। उसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या होनी है 200, अधिकतम अंक हो गए 200, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दोस्तों मिलेगा। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा है तो जो विषय की सूची है इसमें आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सभी दोस्तों यहाँ पर विषय दिखाई देते हैं। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 16 यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, और इसमें दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गणित। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो ये पैटर्न है दोस्तों ये चेंज हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी और केवल दोस्तों आपकी ये मुख्य परीक्षा दोस्तों होने वाली है, यानी कि केवल और केवल दोस्तों मुख्य परीक्षा है। इसके आधार पर ही दोस्तों आपका प्रवक्ता गणित में सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आपका कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, और पहले भी दोस्तों जो साक्षात्कार उसको हटा दिया गया था। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे वो मुझसे लगातार प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें साक्षात्कार होगा या इंटरव्यू होगा। तो इसमें दोस्तों इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अब केवल और केवल मुख्य परीक्षा यानी कि केवल और केवल आपका दोस्तों जो आवेदित विषय है उसकी दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली बात है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, यानी कि एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी और अधिकतम अंक दोस्तों 200 रहने वाले हैं, और इसमें आपको समय अवधि दोस्तों 3 घंटे मिलने वाली है। तो अब दोस्तों जब नया विज्ञापन दोस्तों जारी किया जाएगा यूकेपीएससी के द्वारा, तो उसमें दोस्तों जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अब जो नए छात्र हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। और काफ़ी सारे ऐसे दोस्तों स्टूडेंट्स हैं जो कि वेट कर रहे होंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का। तो एक बार दोस्तों आपको अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भी दोस्तों पता होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों प्रवक्ता गणित बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट दोस्तों गणित से किया होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपने राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपने एलटी डिप्लोमा किया हुआ है तो भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, तो पीजी गणित और साथ ही साथ आपको बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आयु की बात करें तो आपकी आयु होगी 21 से 42 वर्ष दोस्तों मानी जाएगी। 42 वर्ष ऊपरी आयु सीमा में दोस्तों आपको छूट मिल सकती है, न्यूनतम आयु में तो कभी भी छूट नहीं मिलती है। अगर आप दोस्तों किसी कैटेगरी में आते हैं, लाइक अगर आप एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं तो फिर आपको अधिकतम आयु में छूट मिल सकती है। शासनादेश के अनुसार फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको भी यहाँ पर छूट मिलती है। लेकिन जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 21 से दोस्तों 42 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रहने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर दोस्तों जो परीक्षा है दोस्तों वो आपकी केवल और केवल अब एक चरण में दोस्तों संपन्न होने वाली है, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल आपकी मुख्य परीक्षा दोस्तों होगी। और मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपका जो विषय है उससे आधारित दोस्तों परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में आपसे
200 बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनके अधिकतम अंक 200 रहेंगे और समय अवधि 3 घंटे रहने वाली है। इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है परीक्षा पैटर्न में। तो अभी फिलहाल जिस तरह की यूकेपीएससी से हमने वार्ता करी और उनसे जो हमें जानकारी मिली है, इसमें कोई भी परिवर्तन फिलहाल दोस्तों संभव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसमें फिर काफ़ी समय दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो यही रहने वाला है। केवल और केवल आपकी मुख्य परीक्षा रहेगी और केवल आपको अपने सब्जेक्ट की दोस्तों स्टडी करनी होगी। उसमें दोस्तों आपको अपनी पकड़ बनानी होगी, यानी कि गणित में आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमारा ये काम रहेगा कि जो गणित सब्जेक्ट है उसका दोस्तों सिलेबस देखना रहेगा, क्योंकि अगर आप गणित जैसे सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर प्रश्न दोस्तों 200 पूछे जाने वाले हैं, अधिकतम अंक 200 रहेंगे और समय मात्र केवल 3 घंटे दोस्तों मिलने वाला है। अगर मैं आपको पिछली परीक्षा की दोस्तों बात करूँ तो पिछली परीक्षा में दोस्तों ये 200 मार्क्स की दोस्तों जो परीक्षा हुई थी, इसमें अधिकतर जो कैंडिडेट्स थे वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको न्यूनतम अंक लाना भी दोस्तों अनिवार्य होता है। मुख्य परीक्षा की दोस्तों हम बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में दोस्तों प्रावधान रहता है कि आपको न्यूनतम अंक भी लाना होता है, अदरवाइज आपको मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई जो कैंडिडेट्स थे दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, वो न्यूनतम अंक नहीं ला पाए थे। अब दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार कितने न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, तब जाके आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, यानी कि आप मेरिट के लिए अर्ह होंगे। पहली बात, अगर आपके न्यूनतम अंक नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम से। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एग्जाम में एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वो जो पद है उनको रिक्त रखा जाएगा, फिर आगे जाके उनको अग्रणित कर दिया जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही दोस्तों मामला हुआ था लास्ट टाइम पे दोस्तों, केवल और केवल 4 जो कैंडिडेट्स हैं वही केवल क्वालिफाई कर पाए थे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने रहते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या उससे संबंधित किसी भी उप श्रेणी से आते हैं तो फिर आपको दोस्तों 45% लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके 200 मार्क्स का पेपर है तो इसका मतलब ये है कि आपको दोस्तों इसमें 90 मार्क्स दोस्तों लाने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हैं या फिर उससे संबंधित किसी कैटेगरी से उप श्रेणी से आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 40% यानी कि 80 मार्क्स दोस्तों लाने होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आते हैं तो भी दोस्तों आपको 80 मार्क्स दोस्तों यहाँ पर लाने होंगे। वहीं अगर आप SC ST से संबंधित हैं तो फिर आपको 200 में से 70 मार्क्स दोस्तों लाना अनिवार्य है। न्यूनतम इतना तो लाना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। फिर जो हाईएस्ट टॉप होंगे, जितनी पोस्ट होंगे उसके सापेक्ष फिर उनका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आप 90 नंबर लाते हैं तो इससे ये श्योरिटी नहीं होती कि आपका क्वालिफाई हो गया। ठीक है, 80 मार्क्स लाने से ऐसा नहीं है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आप क्या कर पाओगे, 80 मार्क्स जब लाओगे तभी जाके आपको आगे जाके आपको मेरिट पर विचार किया जाएगा, आपके नाम पर विचार किया जा सकता है। तो टॉप की जो रैंकिंग बनेगी, मेरिट बनेगी, उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा मत सोचना कि भैया मैं 80 मार्क्स लाऊंगा तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, मैं प्रवक्ता बन जाऊंगा। ठीक है, ये आपको इतने मार्क्स तो कम से कम यहाँ पर लाने ही लाने हैं डिस्क्वालीफाई होने से बचने के लिए। तो ध्यान रखना है कि आपको 90 मार्क्स दोस्तों लाने हैं, यानी कि 200 में से 90 मार्क्स लाने हैं और केवल 3 घंटे दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। तो अपने आप में दोस्तों गणित के छात्रों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग दोस्तों ये होने वाला है। इसके बाद अगर आप उत्तराखंड के DFF से दोस्तों आते हैं, मतलब फ्रीडम फाइटर से दोस्तों, तो आप तब भी आपको 70 मार्क्स लाने हैं। वहीं अगर आप दोस्तों भूतपूर्व सैनिक में आते हैं तो भी 70 मार्क्स लाने हैं। उत्तराखंड के दिव्यांग को दोस्तों यहाँ पर छूट दी गई है 30% की, यानी कि दोस्तों अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं तो ये आपको छूट मिल जाएगी। वहीं UKSSC की बात करें तो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप को कोई भी छूट नहीं दी गई है, उनके लिए वही क्राइटेरिया दोस्तों है। लेकिन UKPSC में जो अनरिजर्व्ड हैं और उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उनका अलग क्राइटेरिया है, इनके लिए 45%, यहाँ पर 30%। LT में भी दोस्तों इस बार देखा गया था कि कई सारे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनका और अनरिजर्व का सेम क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है कि इतने आपको अहरकारी अंक लाने पर ही आपको प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रवक्ता गणित के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सिलेबस है वो आपको आयोग की वेबसाइट में दोस्तों मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों सिलेबस अवेलेबल है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें कुल मिला के दोस्तों आपकी 6 यूनिट हैं और 6 यूनिट के अंदर दोस्तों आपके 15 दोस्तों चैप्टर रहने वाले हैं।
अब यहाँ पर अगर आप इस सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा प्रतिशत यानी कि 70% भाग दोस्तों आपको 11th-12th का देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट लेवल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है इस एग्ज़ाम में दोस्तों वो काफ़ी मायने रखेगा। अगर आपने बहुत अच्छी दोस्तों मेहनत करी है, 11th-12th के स्टूडेंट्स आपसे पढ़ते हैं या बेसिकली अगर आप 11th-12th में पढ़ाते हैं और आपका बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर एप्टीट्यूड है 11th-12th की मैथ्स में, तो आप दोस्तों इस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें 30% जो पार्ट है वो आप ग्रेजुएशन और थोड़ा बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन का मान के चलिए। अदरवाइज आप देखेंगे कि 70% भाग दोस्तों यहाँ पर आपको 11th-12th का ही दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन 11th-12th का अगर है तो उसका जो स्टैंडर्ड है दोस्तों काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रश्नों का स्तर है दोस्तों काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे 11th-12th है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टैंडर्ड है वो लो है। 11th-12th के क्वेश्चंस आएंगे लेकिन उनका जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यूनिट 1 में दोस्तों आपकी जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के अंदर ही दोस्तों आपकी ग्रुप थ्योरी भी यहाँ पर दिखाई देती है और ग्रुप थ्योरी दोस्तों पूरी रिंग थ्योरी तक दोस्तों यहाँ पर जाती है। तो इसका मतलब है कि इसमें दोस्तों काफ़ी हद तक दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का भी पार्ट यहाँ पर दिखाई देता है। सेट थ्योरी तो आप दोस्तों केवल और केवल इंटर में पढ़ते हैं, लेकिन जो ग्रुप थ्योरी है फिर आप वो ग्रेजुएट लेवल तक लेके जाते हैं। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इसमें रिलेशन फंक्शन है, तो यहाँ पर जो रिलेशन फंक्शन है वो आपको दोस्तों यहाँ पर एक 11th-12th दोस्तों लेवल का देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यूनिट 2 है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। साथ ही साथ दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखाई देता है जो कि आपका 11th-12th दोस्तों लेवल का है। वहीं लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, ये भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये आपको 11th-12th लेवल की ही दिखाई देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको इनकी एप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो बेसिक आपका चैप्टर्स है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न है उनका स्तर अच्छा रहता है। इसके बाद फिर सीक्वेंस सीरीज़ है दोस्तों। सीक्वेंस सीरीज़ में भी दोस्तों जैसे एपी, जीपी, एचपी, फिर इसके बाद अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगी और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए यूनिट 1 एंड यूनिट 2। फिर यूनिट 3 में दोस्तों आपको यहाँ पर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री दोस्तों देखने को मिलेगी। अब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की दोस्तों बात करें तो अगेन दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो आपका 11th-12th दोस्तों का ही देखने को मिलता है। इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इससे संबंधित दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, इसके अलावा प्लेन है, इसके अलावा जो लाइंस है इन स्पेस, उससे संबंधित दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगेन दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड देखें तो आपका केवल और केवल 11th और 12th का ही दिखाई देता है। फिर बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस की। तो वेक्टर एनालिसिस में भी दोस्तों अगर आप ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा हम जो सिलेबस देखते हैं तो वो भी दोस्तों आपको 11th-12th का ही दिखाई देता है। ये सभी चीज़ें आप दोस्तों 11th-12th में पढ़ते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे आएंगे और अच्छे दोस्तों इसमें इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आती है यूनिट नंबर 4, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की भी दोस्तों अगर हम बात करें तो ये अधिकतर जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप 11th-12th में दोस्तों पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि जैसे कि आपके नेमली बायस, बाइनोमियल थ्योरम, पॉइजन थ्योरम, नॉर्मल थ्योरम, ये दोस्तों आपको क्या है कि ये आपको थोड़ा सा हाई लेवल में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में भी दोस्तों आपको दिख रहा है भाई टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसके अलावा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये सभी दोस्तों आपके जो कोर्स में दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये भी दोस्तों आपका 11th-12th लेवल का ही यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करेंगे दोस्तों अगली यूनिट की, यूनिट नंबर 5। यहाँ पर आपको दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस दोस्तों दिखाई देगी, इंटीग्रल कैलकुलस दिखाई देगी, इसमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो दोस्तों आपको ज़्यादातर जो इसका लेवल है दोस्तों वो आपका 11th-12th लेवल ही है। इंटीग्रल कैलकुलस की भी बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसका भी लेवल दोस्तों आपका 11th-12th ही दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दोस्तों आपका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये आपको ग्रेजुएट लेवल की दोस्तों दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आपका डिग्री, ऑर्डर, ये सब तो दोस्तों आपका 11th-12th में देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीई, ये दोस्तों आपका यहाँ से पूरा ग्रेजुएट तक चला जाता है दोस्तों, ये लैंग्रेज चारपिट मेथड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिर ग्रेजुएट लेवल की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी दोस्तों आप अगर देखें ध्यान से तो इसमें भी दोस्तों आपको काफ़ी हद तक
कुछ पार्ट 11th-12th में दोस्तों देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ पार्ट दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअल ऑफ एलपीपी, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, ये दोस्तों आपका प्योरली ग्रेजुएट लेवल का पार्ट यहाँ पर है। इसके बाद यूनिट 6 जो कि आखिरी यूनिट है दोस्तों, इसमें कंप्लीटली आपको ऊपर लेवल का दोस्तों यानी कि ग्रेजुएट लेवल का देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपकी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आती है। इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस आती है। ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है दोस्तों आपके दोनों 11th-12th लेवल से हायर लेवल के टॉपिक हैं, यानी कि ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आप सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें मैंने जिस तरह से इसको एनालाइज किया है 70% पार्ट दोस्तों आपका 11th-12th का, और फिर दोस्तों उससे हायर पार्ट दोस्तों यहाँ पर दिखाई देता है। अब दोस्तों एक बार एक काम करेंगे, जो मुख्य परीक्षा का पेपर है पिछले साल का यानी कि पिछले बार का, उसको हम दोस्तों एक बार एनालाइज करते हैं, जो कि बिल्कुल इस सिलेबस पर आधारित था। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा पेपर 2020 की। ये पेपर था दोस्तों आपका पूरा 200 मार्क्स का, और इसमें दोस्तों आपके कुल मिला के 200 प्रश्न दोस्तों हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है। और इस प्रश्न पत्र में कुल मिला के 4 कैंडिडेट से इसको क्वालिफाई कर पाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो प्रश्न पत्र है 3 घंटे का दोस्तों प्रश्न पत्र है। एक बार दोस्तों इसका जरा सा लेवल देख लीजिए। अगर आप पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका बेसिकली कैलकुलस का दोस्तों ये क्वेश्चन है, लिमिट्स का दोस्तों। और पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सैंडविच थ्योरम पर दोस्तों ये बेस्ड है। इसके बाद देख सकते हैं कि दोस्तों दूसरा थ्योरम है वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है। फिर इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, फिर फंक्शन का क्वेश्चन है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का दोस्तों क्वेश्चन है, फिर डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, फिर लिमिट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों का दोस्तों स्तर देख लीजिए। मैं आपको केवल और केवल दिखा रहा हूँ। ऐसी दोस्तों यहाँ पर आपका डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर लिमिट्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, रोल्स की एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन है, फिर मैक्सिमम मिनिमा का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। ऐसे ही मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर आपका ये लैग्रेंज का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। मतलब कि कैलकुलस के क्वेश्चन दोस्तों दिखाई देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैलकुलस के यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्तों स्तर के यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का एलपीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड पर दोस्तों बेस क्वेश्चन है। इसके बाद देख सकते हैं कि दोस्तों आपको यहाँ पर एलपीपी के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, इसी तरह से दोस्तों ये भी आपका एलपीपी का ही क्वेश्चन है, एलपीपी का क्वेश्चन है। इसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस मेथड पर बेसिकली ये भी आपका ये देखा जाए तो दोस्तों ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी से दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूटन-रैप्सन मेथड, ये एनए का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो दोस्तों ये बेसिकली आपका क्वेश्चन वैसे इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ वेरिएबल, लेकिन इंटीग्रेशन एज अ इनफाइनाइट सम वाला दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। फिर एक इनइक्वालिटी का यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन बीच बीच में दोस्तों ये 1-2 क्वेश्चन है। और बाकी देखा जाए तो एलपीपी और लीनियर प्रोग्रामिंग के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अच्छे स्तर के दोस्तों ये प्रश्न है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी आपका एनए का दोस्तों क्वेश्चन है, एनए का क्वेश्चन और अच्छे लेवल के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है। ऐसी दोस्तों न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड दोस्तों ये बड़े अच्छे दोस्तों प्रश्न है। फिर सिम्पसन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने 38 तक के दोस्तों क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के एलपीपी और एनए के दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन बीच में थे एक्स्ट्रा, एक आप इंटीग्रेशन का मान लीजिए, एक आप इनइक्वालिटी का मान लीजिए। तो फिर भी आप ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन यहाँ पर देख के चलेंगे। यही दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको ये देखना होगा कि कितने क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच बीच में दोस्तों आपके कुछ ऐसे लिमिट्स वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फिर ऐसी दोस्तों यहाँ पर आपका मतलब स्टैटिस्टिक्स बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये भी दोस्तों आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ओके, एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स के दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों प्रोबेबिलिटी की भी अच्छे स्तर के यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अगर हम देखें तो 52 तक दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हैं।
और हमने काउंट किया था दोस्तों, आप 38 से दोस्तों हमने काउंट किया था, 38 से 52 तक अगर माने तो दोस्तों ऑन एन एवरेज 14 दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपके वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 53 से आप स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं 53, 54, 55। तो ये दोस्तों आपके क्या है, वेक्टर एनालिसिस के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। सभी दोस्तों आपके वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन है और अच्छे इस तरह के दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सभी तरह के ट्रिपल प्रोडक्ट वाले भी दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके वेक्टर के दोस्तों रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद वेक्टर के अगर आप देखें तो वेक्टर एनालिसिस के दोस्तों अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर आपके 62 तक दोस्तों आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और तकरीबन 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके वेक्टर एनालिसिस के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद फिर आप देखेंगे ये दोस्तों आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंटीग्रेशन के भी दोस्तों ये वाला दोस्तों इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलस के दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बीच बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एक निश्चित अंतराल में। ठीक है, इसके बाद ऐसी दोस्तों यहाँ पर आपका ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2D का दोस्तों क्वेश्चन है, हालांकि इसको बीच में यहाँ पर रखा गया है। तो ये 2D का क्वेश्चन, एक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों आपका इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन के कई सारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको फिर सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन के भी आपको काफ़ी हद तक दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सभी दोस्तों आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन के भी दोस्तों आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं आसानी से। इसके बाद शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोल एंड स्ट्रेट लाइन, बीच में अगेन दोस्तों यहाँ पर आपका 2D का क्वेश्चन एक निकल कर आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों आपके कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ये सभी आपके कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर अगेन 82 वाला भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, 83 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, 84 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, 85 भी दोस्तों आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। तो अगर आप देखें तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट हुआ था आपका 79 से। ठीक है, तो 79 से दोस्तों ये कहाँ तक जाता है, पूरा पूरा 87 तक दोस्तों यहाँ पर ये जा रहा है। तो 79 से 87 तो अराउंड आप लगा लीजिए कि इससे 8 से 9 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अराउंड, ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का, लेकिन अराउंड इतने ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए मैट्रिक्स दोस्तों 88 से स्टार्ट हो रही है। ये सभी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के दोस्तों क्वेश्चन है एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के सभी अच्छे स्तर के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी दोस्तों आपका 11-12 लेवल का है। हालांकि कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा सा आपसे डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा बहुत जो हम ग्रेजुएट पढ़ते हैं, हालांकि ये चीज़ें भी आपको 12th लेवल पे दोस्तों दी रहती है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपका क्या है, ये आपके सभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। ओके, ये सभी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो पूरे यहाँ तक 100 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए 12 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के, 12 से 13 क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद अगला 101 से दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टार्ट हो जाता है 100 से। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर दोस्तों आपका ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आ जाता है, फिर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेसिकली आपके एक यूनिट से आप मान लीजिए क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि यूनिट नंबर जो 2 है उससे दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपका बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दोस्तों क्वेश्चन है, ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये बेसिकली ये भी आपका एक ये बेसिकली आपका ग्रुप थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि दोस्तों ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुप थ्योरी की नहीं, बेसिकली देखा जाए तो परम्यूटेशन का ही ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड मतलब कि एक देखा जाए तो ग्रुप थ्योरी एंड परम्यूटेशन का मिक्स क्वेश्चन टाइप का। ठीक है, ऐसी ये भी दोस्तों आपका ये अभी आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मतलब 12-13 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको देखने को मिल गए एक यूनिट से। फिर इसके बाद जैसे कि रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी है तो फंक्शन एंड सेट थ्योरी के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हमारी यूनिट नंबर 1 थी। तो 113 से दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, सभी के सभी दोस्तों आपके सेट थ्योरी और
फंक्शंस के इसके बीच में ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये भी आपके सभी ग्रुप थ्योरी के और सेट थ्योरी के दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। एंड अच्छे खासे 113 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पूरे पूरे दोस्तों ये जाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन 135, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, ये सभी आपके एक ही उसके क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, अब देखा जाए तो यहाँ तक 139 तक दोस्तों पूरे के पूरे जा रहे हैं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन यहाँ पर एक तरह से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपके बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आगे यूनिट 2 पे दोस्तों आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही आपका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी वाले यूनिट 2 से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन है ये, ऐसी सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपके ऐसी एपीजीपी के जो क्वेश्चन है ये सभी आपके यूनिट नंबर 2 से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, फिर ये भी आपका दोस्तों जीपी से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, ऐसी ये भी दोस्तों आपका बाइनोमियल से दोस्तों संबंधित है। ये सभी आपके सीरीज से दोस्तों संबंधित हैं एपी से। इसके बाद ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3D से संबंधित क्वेश्चन, 2D से संबंधित दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये सभी दोस्तों आपके क्या है 2D से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सभी ये 2D 3D से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट बस ये देखना है कि कहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हैं, ये सभी 2D 3D के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसके अलावा फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी काफ़ी सारा पार्ट यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो इससे यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो कैलकुलस है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं। और देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी काफ़ी अच्छे खासे आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कैलकुलस में भी दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब आपने देख लिया है कि यहाँ पर आपने यूनिट नंबर आपकी जो कुल मिला के दोस्तों 6 यूनिट्स हैं, और 6 यूनिट में दोस्तों आपके जो 15 चैप्टर हैं, तो यहाँ पर यूनिट वाइज ना होके दोस्तों जो आपके चैप्टर वाइज हैं उसके हिसाब से दोस्तों मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैलकुलस यूनिट है दोस्तों, वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ से दोस्तों आपके क्या है कि काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। जैसे कि ये आपकी यूनिट नंबर 5 है, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये दोस्तों आपके 4 चैप्टर हैं। तो इससे काफ़ी सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, वहीं दूसरी ओर अगर अब बात करें सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन है, तो कुल मिला के यहाँ पर जो क्वेश्चन की संख्या है वो भी आपकी दोस्तों अच्छी खासी है। मतलब तकरीबन यहाँ पर आपको 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इसके देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आप क्वेश्चंस को मतलब एक तरह से यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर आपके फोकस करने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके खासकर जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे दोस्तों आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कुछ जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उन पर भी दोस्तों आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो फिलहाल अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सी यहाँ पर बुक है, बुक को दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि हम तो आपको ओवरऑल दोस्तों स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुक है उनकी ओर को दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो दोस्तों आपने क्या करना है कि जो NCERT है, ठीक है, 11th-12th की, वो दोस्तों आपने पूरी की पूरी पढ़नी है, उनको आपने बहुत अच्छे से दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। सो सबसे पहले आपका दोस्तों काम रहेगा जो NCERT है उससे अपने जितने भी बेसिक्स हैं उनको आपने दोस्तों पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। तो NCERT 11th-12th आप जरूर परचेज कर लें। वैसे भी आपकी ये अवेलेबल रहती हैं PDF के रूप में ऑनलाइन फ्री में, तो आप वहाँ से भी दोस्तों इसको कर सकते हैं। दूसरी बुक जो मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा अगर आप थोड़ा अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, तो इसमें दोस्तों RD शर्मा एक बुक आती है, इस बुक को दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दोस्तों देखने को मिल जाएंगे, जिनका स्टैंडर्ड होगा हाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चंस आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की चाहिए, तो एक RS अग्रवाल करके दोस्तों बुक आती है, इस बुक को भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। RD शर्मा थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस के लिए है, RS अग्रवाल थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से हो जाएं और जो इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, मीडियम लेवल का होगा, तो फिर आप RS अग्रवाल की ओर को दोस्तों यहाँ पर जा सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा जैसे कि UP TGT PGT के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आप दोस्तों सॉल्व करिए। इसके लिए दोस्तों जो बेस्ट बुक हैं, एक है घटना चक्र, UP TGT PGT आती है, और इसके अलावा एक यूथ की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, उस बुक से भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की दोस्तों बुक्स की बात करूं तो ग्रेजुएट के लिए तो फिर आपको दोस्तों क्या करनी पड़ेंगी, अपनी ग्रेजुएट लेवल की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ना ही दोस्तों आपका सही रहेगा, क्योंकि वहीं पर ही दोस्तों आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। खासकर जैसे मैं बात करता हूँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो इसमें आपको पुंडेर एंड पुंडेर की बुक आती है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स आती हैं, ठीक है, इसमें खासकर जैसे आप मान सकते हैं कि कुछ बुक्स आती हैं जो कि नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बुक्स आती हैं, उनको भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर से आपका काफ़ी हद तक ग्रेजुएट लेवल का जो पोर्शन है वो दोस्तों आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी एक MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की दोस्तों बुक आती है, उसको भी दोस्तों आप जा सकते हैं, जो कि यूनिक पब्लिकेशन की आती है, MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, इस बुक की मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक्स हैं उनको दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ये यूनिक पब्लिकेशंस की आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो खासकर जैसे हम ग्रुप थ्योरी, ये सब जो दोस्तों जो सेट थ्योरी है दोस्तों, जो हम जनरली अपने टाइम पर जो हमारे कॉलेज टाइम की जो बुक्स होती थी उनसे दोस्तों हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। हालांकि मैं उन सभी बुक्स को अगर आपको बताऊंगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना सब आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस क्या करना है, NCERT, RD शर्मा, इन पर दोस्तों आपको ज़्यादा फोकस करना है। ग्रेजुएट लेवल में आपका ये जो बुक्स हैं लाइक MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर नेट है, जहाँ पर आपको ओवरऑल ग्रेजुएशन का सिलेबस देखने को मिल जाता है, वो आपको दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक मदद कर जाएगी, वो काफ़ी हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर जाएगी। अदरवाइज़ फिर आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और उसमें आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो अपनी ग्रेजुएट लेवल की बुक्स हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं जो आपके वहाँ पर चलती थी, खासकर दोस्तों कृष्णा पब्लिकेशन तो काफ़ी सर्वप्रिय है, एक तरह से लोकप्रिय है। कृष्णा पब्लिकेशन की दोस्तों ग्रेजुएट लेवल की सभी बुक्स आती हैं, चाहे आप बात करें मॉडर्न अलजेब्रा की बुक्स की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक की बात करें, या फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक की बात करें, ये सभी कृष्णा पब्लिकेशन की दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी। इनमें आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और अच्छी खासी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इन बुक्स की ओर को दोस्तों आप जा सकते हैं। तो इनिशियली आपको पहले NCERT करनी है, उसके बाद फिर आपको दोस्तों यहाँ पर RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप RD शर्मा को करिए, अगर आपको लगता है कि अभी भी और प्रैक्टिस करनी है तो RS अग्रवाल को परचेज करिए। इसके अलावा UP TGT PGT के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना, उनको बहुत ज़्यादा लगाना है। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए मैंने पहले बोला पुंडेर एंड पुंडेर की बुक्स आती हैं। इसके अलावा अन्य राइटर्स हैं उनकी बुक्स की ओर को भी जा सकते हैं, लेकिन ये बुक्स आपके लिए सही रहेगी। इसके अलावा अगर आपको ग्रेजुएट लेवल पूरा कवर करना है तो उसके लिए कोई भी आप नेट की बुक पकड़ लीजिए। अरिहंत की आती है एक नेट की बुक, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा MSc एंट्रेंस एग्जाम की यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है, इनसे भी दोस्तों आप कर सकते हैं। और फिर अगर आपको दोस्तों सबकी अगर अलग अलग बुक चाहिए तो फिर कृष्णा पब्लिकेशन की हमारे कॉलेजेस में चलने वाली बुक्स आती हैं, जिनको आप दोस्तों कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, देखिए अगर आप ऑनलाइन भी स्टडी करना चाहते हैं तो फिर आप दोस्तों यूनिवर्सिटी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में, जो हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इनकी दोस्तों साइट में दोस्तों जाइए और यहाँ पर दोस्तों आपको सभी की बुक्स मिल जाएंगी, सभी की बुक्स की PDF मिल जाएंगी जो कि ऑनलाइन दोस्तों अवेलेबल रहेगी। आप उनसे भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको दोस्तों वेरियस बुक्स मिल जाएंगी सभी तरह की। ओके, तो वहाँ से भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी ओर से फिलहाल उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के लिए दोस्तों टिप्स। आपको आई होप कि ये टिप्स काम आएगी
और आई होप कि दोस्तों आपको इस सिलेक्शन में ज़रूर मदद करेगी। मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो सीरीज़ है इसको दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करें और ज़रूर कमेंट करें कि अगर आपको हमारी जो सीरीज़ है उसको दोस्तों दोबारा से रीस्टार्ट करना है, क्योंकि जल्दी हम दोस्तों अपनी सीरीज़ है उसको रीस्टार्ट करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।